हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में सिलेबस के हिसाब से पर्यावरण संप्रभाव मूल्यांकन, जिसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं, EIA, उसे हम लोग आज समझने वाले हैं। और इस लेक्चर के दौरान हम लोग ये समझेंगे कि EIA अध्ययन क्या है, क्यों किया जाता है, इसकी कार्यविधि क्या है। इसकी कार्यविधि में 7 चीज़ों को देखा जाता है। जैसे पहला होता है आधार रेखा दशाएं, दूसरा होता है EIA रिपोर्ट जिसे प्रारूप तैयार किया जाता है, तीसरा होता है व्याप्ति, चौथा होता है प्रशमन उपाय, पांचवा होता है EIA रिपोर्ट के जो प्रारूप है उनका पुनर्विलोकन, फिर छठा होता है समप्रभाव संप्रेषण, और सातवां होता है मूल्यांकन। हम लोग इस चीज़ को आज समझेंगे कि ये क्या है। तो हम लोग अब आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। बहुत बार परियोजनाओं और क्रियाकलापों के कारण मानव जनित परिवर्तनों बहुत बार परियोजनाओं और क्रियाकलापों के कारण मानव जनित परिवर्तनों से जो निकलने वाले परिणाम होते हैं पूर्णतः लाभकारी नहीं होते, और उनसे परिवेशी पर्यावरण एक ऐसी दशा में आ जाता है जो कभी न चाहा गया था और न ही जिसकी कभी आशा थी। यद्यपि प्रस्तावित परियोजना अथवा कार्य के पीछे बहुत अच्छी नीयत रही होती है और उसमें वह क्षमता भी होती है जिससे पहचानी गई समस्या हल की जा सके, लेकिन तरह तरह के निकले परिणामों से पर्यावरण का निम्नीकरण होता है। पर्यावरण संप्रभाव मूल्यांकन, जिसे हम लोग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA कहते हैं, में किसी भी विकास कार्य या परियोजना या क्रिया से निकलने वाले परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि पर्यावरण संप्रभाव मूल्यांकन में किसी भी विकास कार्य अथवा परियोजना या क्रिया से निकले परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। EI के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है कि जो भी क्रियाकलाप हो रहा है उसका कैसे विश्लेषण किया जाए, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाए, इसी आधार पर EIA की आधारशिला रखी गई। अब बात करते हैं कि EIA में जो अध्ययन होता है उसका क्या मतलब है। तो कोई भी जो प्रस्तावित विकास कार्य है, परियोजना है या कार्य की संकल्पना है, उसको बनाते एवं उसकी आयोजन प्रावस्था पर जो EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अध्ययन किए जाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे पहला आता है, हम लोग अध्ययन की बात कर रहे हैं, इसमें पहला आता है साहित्य शोध, दूसरा आता है क्षेत्र अध्ययन, तीसरा आता है समप्रभाव मूल्यांकन, चौथा। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला आता है साहित्य शोध,
हम लोग EIA अध्ययन की बात कर रहे हैं। इसमें दूसरा आता है क्षेत्र का अध्ययन, तीसरा आता है समप्रभाव मूल्यांकन। अब इस जो जो हम लोगों ने अध्ययन किया, इस अध्ययन में कुछ और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, जैसे भूमि उपयोग, दूसरा जल उपयोग, तीसरा समाज अर्थशास्त्र, चौथा मृदा, पांचवा जल शास्त्र, छठा जल गुणवत्ता, मौसम विज्ञान, वायु गुणवत्ता, थलीय तथा जलीय पारिस्थितिकी, और आखिरी आता है शोर। इन सभी चीज़ों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। पहला आता है साहित्य शोध, दूसरा क्षेत्र अध्ययन, तीसरा संप्रभाव मूल्यांकन, चौथा भूमि उपयोग, फिर आता है जल उपयोग, समाज अर्थशास्त्र, मृदा, जलशास्त्र, जल की गुणवत्ता, मौसम विज्ञान, वायु गुणवत्ता, जलीय तथा जलीय पारिस्थितिकी, और आखिरी आता है शोर। इन सभी चीज़ों का हम लोग पर्यावरण संप्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और इतने अधिक अध्ययन क्षेत्र और अध्ययन शास्त्रों के निहित होने से स्वाभाविक है कि एक अंतरशास्त्रीय उपागम, यानी अलग अलग जो भी हमें अध्ययन मिला, जो शास्त्र हैं, चाहे अर्थशास्त्र हो चाहे जल शास्त्र हो, तो इनका जो उपागम है, वो उपागम और जो सुविज्ञता होती है वो आवश्यक हो जाती है। इसी प्रक्रिया में अनेक शास्त्रों के जानकार लोगों का दल कार्य करता है, जिसमें आते हैं आयोजन, भूगोल, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, नगर इंजीनियरिंग, वास्तुकला, विधि, समाज विज्ञान, मौसम विज्ञान, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। और ये सभी विशेषज्ञ लोग मिलकर प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं, अपनी सिफारिशें पेश करते हैं और ऐसे सभी उपाय एवं साधन बताते हैं जिससे वह परियोजना मानवों तथा पर्यावरण दोनों के लिए हितकर हो। इस विश्लेषण में सभी दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, प्राथमिक एवं परवर्ती, अलग अलग अथवा सामूहिक और लाभकारी तथा अलाभकारी परिणामों पर विचार किया जाता है। यानी जो भी हमने अभी चर्चा किया, ये सभी जो विषय हैं, ये सभी जो चर्चा किया गया, ये EIA के अंतर्गत किया जाता है। अब ऐसे अध्ययनों में, यानी EIA के अध्ययन में बहुत से निवेश होते हैं जिनमें धन और समय दोनों आते हैं। वे यह जानने के लिए किए जाते हैं कि उस परियोजना का पर्यावरण और उस विशेष में रह रही मानव जनसंख्या सहित अन्य नानाविध जो प्रजातियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
जैसे समुद्री खतरे का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार का नौ परिवहन मंत्रालय जो नागपुर में स्थित है, राष्ट्रीय इंजीनियरिंग पर्यावरण शोध संस्थान, उसके द्वारा ये किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा EIA है, इसकी कार्यविधि कैसी है। EIA में हम लोग इसकी कार्यविधि को कैसे समझेंगे, तो किसी भी विशिष्ट क्रिया या परियोजना से उत्पन्न पर्यावरण संप्रभाव के मूल्यांकन की कोई एक अकेली संप्रभाव मूल्यांकन विधि नहीं है। व्यापक परास वाली विकास परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए कोई एक अकेली संप्रभाव मूल्यांकन विधि उपयुक्त नहीं है। ये परियोजनाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं, जैसे बड़े जल आगारों का निर्माण, जैसे डैम हो गए, बांध हो गए, राष्ट्रीय मार्गों का निर्माण, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनका निर्माण, जो जलमार्ग होते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग उनका निर्माण, किसी नगर में जन तीव्र परिवहन तंत्र का ढांचागत या अवढांचा तैयार करना। ये सभी जो कार्य हैं ये पर्यावरण पर जो संप्रभाव है उसके मूल्यांकन के लिए किए जाते हैं। यानी जो भी ये परियोजनाएं हैं, इनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मानव के साथ, पर्यावरण के साथ जो भी प्रभाव पड़ने वाला है उसका अध्ययन किया जाता है EIA के अंतर्गत। अब किसी भी विधि, यानी जो भी विधि अपनाई जाएगी कि EIA के लिए, पर्यावरण संप्रभाव मूल्यांकन के लिए जो भी विधि अपनाई जाएगी, उसका मुख्य सिद्धांत वह होगा कि विषय परक होना चाहिए, यानी विषय से वो अलग नहीं होना चाहिए, और तकनीकी वैधानिक तौर पर उसका समर्थन किया जा सके। यानी वो जो अपना रिपोर्ट दे, जो भी उसकी बाद में उसका निष्कर्षण हो, उसका तकनीकी तौर पे और नियमों के आधार पर उसका समर्थन किया जा सके। अब जैसा कि हमने कहा कि कई सारे चरण होते हैं इसमें हमने बताया कि जो क्रियाविधि होती है उसमें 7 चरण की व्याख्या किया गया, 7 चरण को बताया गया। इसमें कोई भी क्रिया पद्धति क्यों न हो, उसका जो मूल अध्ययन है वो आवश्यक है ही, जिसको हम लोग समझेंगे। जैसे आधार रेखा दशाएं, EIA रिपोर्ट का जो प्रारूप है वो व्याप्ति, EI रिपोर्ट के प्रारूप के साथ प्रशमन उपाय, संप्रभाव संप्रेक्षण, ये जो भी है तो हम लोग इसको करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा आधार रेखा दशाएं, जिसे हम लोग कहते हैं बेस लाइन कंडीशन, इसमें निहित है कि जिस क्षेत्र में प्रस्तावित परियोजना कराई जानी है वहाँ की वर्तमान सकल पर्यावरण दशाओं का अध्ययन किया जाए। अभी तक का जो सामान्य प्रचलन रहा है कि जहाँ पर परियोजनाएं चलाई जानी हैं उसके 10 किलोमीटर के घेरे में विस्तृत अध्ययन किया जाए, जबकि 25 किलोमीटर के घेरे में आने वाले क्षेत्र में मुख्य पहलुओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब किसका अध्ययन किया जाना चाहिए, तो मैंने बताया कि उसके अध्ययन के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे पहला भूमि उपयोग, दूसरा जल उपयोग, तीसरा समाज अर्थशास्त्र, फिर मृदा,
जल विज्ञान, जिसे जल शास्त्र भी कहते हैं, जल की गुणवत्ता क्या है, वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम विज्ञान, गुणवत्ता वायु की जो क्वालिटी है वो कैसी है, फिर वहाँ की जो पारिस्थितिकी है वो कैसी है, और अंत में शोर। इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं किसी चीज़ को। तो ये उसके मुख्य पहलू हैं। स्थानीय सरकारी एजेंसियों और विश्वविद्यालयों, राजस्व रिकॉर्डों, जनगणना के जो रिपोर्ट होते हैं उनको, कृषि विभाग, वन विभाग, मात्स्यिकी विभाग, मौसम विज्ञान विभाग और सभी संगठन से बहुत सी सूचना उपलब्ध कराई जाती है जिसे इकट्ठा किया जा सके और उसे परस्पर जोड़कर देखा जा सकता है। पर्यावरण के संबंध में स्थान विशेष की जनता से भी बहुत कुछ सूचना प्राप्त हो सकती है या होती है। विकास प्राधिकरण की सोच प्रायः इस दिशा में नहीं होती जो उस परियोजना की सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। यानी जो विकास प्राधिकरण है वो जनता से कोई राय नहीं लेना चाहती है, जनता से उस विषय पर बात नहीं करना चाहती है। अगर जनता से वो सलाह ले, जनता से वो विचार करे, तो वो एक बेहतर परिणाम को दे सकती है। जनता को साथ में लेने से स्थानीय पर्यावरण संबंधी आर्थिक और सामाजिक तंत्रों की वैकल्पिक क्रियाओं की पहचान भी होती है। इसके माध्यम से उस परियोजना की स्वीकृति बढ़ जाती है क्योंकि जनता परियोजना को बेहतर समझने लगती है। यानी कोई भी परियोजना, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार की कोई भी परियोजना, जैसे कि हम लोगों ने कुछ पिछले लेक्चर में जब हम एटॉमिक एनर्जी विकिरण की बात कर रहे थे तो विकिरण में बताया गया था कि ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर अभी भी लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उस प्रोजेक्ट के निर्माण में कई सारे अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं आम जनता के द्वारा। बहुत सारा पैसा खर्च होने के बावजूद सरकार को कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देश के अंदर, चाहे वो नदी में बांधों का निर्माण हो, हाईवे का निर्माण हो, ऊर्जा की जो परियोजनाएं हैं उसका निर्माण हो, बिजली संयंत्रों का निर्माण हो, ऐसे बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि जनता के विरोध के कारण अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। सरकार का बहुत सारा पैसा उसमें फंसा हुआ है। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर वो परियोजना जनता के परामर्श से बनाई जाती है, यानी जनता के सहयोग से बनाई जाती है, जनता के विचारों को बताया जाता, जनता के विचारों को लिया जाता, उनको सुना जाता, तो वो एक बेहतर परिणाम देते, एक बेहतर राय देते और उस समय जनता उस कार्य में सहयोग भी करती और उस परियोजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित होने में बहुत कम समय लगता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जनता के साथ आप चलेंगे तो कोई भी चीज़, यानी जनता को ये पता होना चाहिए कि आप किस परियोजना पे काम कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, वो कैसे आपके पर्यावरण को लाभ और हानि पहुंचाता है, उसमें आसानी होगी और बहुत सारी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। और जो भी हमने बताया कि चाहे वो मत्स्य विभाग हो, मौसम विज्ञान विभाग हो, कृषि विभाग हो, वन विभाग हो, या राजस्व के जो आंकड़े हैं, या विश्वविद्यालय जो जैसी जो एजेंसियाँ हैं वहाँ से जो भी, तो इस प्रकार से जो तमाम आंकड़े एक साथ रखा जाता है और यदि परियोजनाओं में कहीं बीच बीच में कोई अधूरापन भी रहा हो तो उसे पूरा कर लिया जाता है। फील्ड अध्ययन को 1 वर्ष की अवधि को में पूरा किया जाता है जिसमें ऋतु भिन्नताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया जा सके, क्योंकि भारत में जो जलवायु है वो जलवायु कह सकते हैं या मौसम कह सकते हैं, मौसम यहाँ का परिवर्तनशील है। ठंडी, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो उस सभी मौसमों का अध्ययन किया जाता है। अब हम दूसरी बात आते हैं तीसरे पे कि जिसे व्याप्ति कहा जाता है। हमने आधार रेखा बेस लाइन के बारे में बात किया, अब मैं व्याप्ति के बारे में बात कर रहा हूँ।
जिसे स्कोप कहते हैं, इसे स्कोप भी कह सकते हैं, स्कोपिंग कहा जाता है। दूसरा व्याप्ति, स्कोपिंग। व्याप्ति वह प्रक्रिया है जिसमें संबंध यानी कनेक्टेड, संबद्ध पर्यावरण विषयों, चिंताओं, मूल्यांकन विधियों, प्रभावित हितों तथा अन्य पहलुओं जिनका विस्तृत मूल्यांकन करना आवश्यक है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि व्याप्ति वह प्रक्रिया है जिसमें संबंध, जो भी उसमें जुड़ा हुआ है संबंध है, पर्यावरण विषयों, चिंताओं, मूल्यांकन विधियों, प्रभावित हितों और अन्य पहलुओं जिनका विस्तृत मूल्यांकन करना आवश्यक है कि शुरू में ही पहचान कर ली जाती है। ये सारा काम स्कोपिंग यानी व्याप्ति में ही होता है। इस अवस्था पर जनता का भी सुझाव, सहयोग लिया जाता है, जिसके द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले कारकों के विषय में सुझाव और जानकारी भी प्राप्त होती है। इससे विवादास्पद मुद्दों पर जल्दी ही सहमति बन जाती है और लोगों से सहायता मिलती है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। और व्याप्ति की यह प्रक्रिया यही नहीं थमती, इसके आगे भी चलती रहती है। यानी ये जो कंटिन्यूटी है कि इसके बारे में विस्तृत मूल्यांकन किया जा सके, जो चिंताएं हैं उनको समझा जा सके, जो पर्यावरण संबंधी विषय हैं उनको जाना जा सके और लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो जो हमने अभी कहा कि लोगों का जो सहयोग प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, समस्याएं क्या है, कैसे उसको जानेंगे हम, तो ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए जो प्रक्रिया है उसको व्याप्ति कहा गया। और ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा परियोजना प्रारूप अंतिम चरण तक चल सकता है जो इस पर निर्भर करता है। यानी ऐसे परियोजनाओं का जो प्रारूप है या ऐसा कोई परियोजना प्रारूप हो जो इसी व्याप्ति पर निर्भर हो, यानी उसके हर एक काम के, यानी जो परियोजना में काम चल रही हैं उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये परियोजना के प्रारंभ होने से लेकर के अंत तक ये चल सकता है जब तक वो परियोजना का पूरा निर्माण न हो जाए। और उसमें ये भी देखा जाता है कि जो नए नए मुद्दे आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, या जब परियोजना का निर्माण हो रहा है तो कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन से नए विषय आ रहे हैं। व्याप्ति में इस्तेमाल किए जाने वाले जो अभिगम हैं, यानी जो तकनीकें हैं, वो आमतौर से किसी भी निर्णयकारी प्रक्रिया के अंश होते हैं। विभिन्न मुद्दे पहचाने जाते हैं और जो मुद्दे पहचाने जाते हैं उनकी प्राथमिकताएं तय की जाती हैं एवं जो कार्यनीतियां हैं वो भी तय की जाती हैं कि जो भी समस्याएं आ रही हैं वो उसका कैसे निराकरण करना है, कैसे आगे क्या पॉलिसी होनी चाहिए, जो भी नई नई समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे समाधान किया जा सकता है। और तब इन समस्त जानकारियों को निर्णयकर्ताओं के सम्मुख पेश किए जाने के लिए एक सुसंगठित, यानी जो भी हमारे पास जानकारी है उसको जो भी डिसीजन मेकर होते हैं, जो निर्णयकर्ता होते हैं, उनके सामने पेश किया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो व्याप्ति है, इसका जो पूर्ण अध्ययन है, उसके लिए कुछ शर्तें बनाए जाते हैं।
और उन शर्तों में कुछ चीज़ें मुख्य होती हैं, जैसे पहला होता है पृष्ठभूमि की सूचना, दूसरा होता है इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली, तीसरा होता है विशिष्ट EIA मार्गदर्शन रेखाएं, चौथा होता है अध्ययन पूरा करने के लिए समय सीमा, पांचवा होता है बजट, छठा होता है EI रिपोर्ट प्रारूप, सातवां होता है उचित जानकारी, जो भी अन्य उचित जानकारियां हैं, आठवां होता है संदर्भ सूची, और नौवां होता है जो भी सामग्री अतिरिक्त में लगाई गई है, चाहे वो मानचित्र हो, फोटोग्राफ हो, चित्र हो, सारणी हो, चार्ट हो, रेखांकन हो, चेकलिस्ट हो, इस प्रकार से। तो ये सभी जो हैं, इनका पूर्ण रूप से अध्ययन के लिए इनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, और ये व्याप्ति का ही एक भाग है, अंश है।